आवाज़ से आगाज़ में आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो खेलों की दुनिया और आवाज़ के जादूगर है। बचपन से जिसने आवाज़ की दुनिया में अपना सपना संजोया था, आज वो व्यक्तित्व हमारे साथ है जिनका नाम है प्रशांत सिंगर। आप वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 3 अलग अलग खेलों के वर्ल्ड कप को कमेंट्री दी है, अपनी आवाज़ दी है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ है, तो हम स्वागत करते हैं प्रशांत जी का। नमस्ते अंजना जी। जी, आवाज़ से आगाज़ में हम प्रशांत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिचय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत छोटा सा परिचय है मेरा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं है। खेल खेलने का शौक था, खेलने का मौका मिला नहीं जी, तो सोचा किस तरीके से जोड़ा जाए। हाँ। पहले लिखना शुरू किया। अच्छा। लिखने के साथ साथ चूँकि थोड़ा बहुत बोलने का भी शौक था तो बोलने से जुड़ गया। अच्छा। इसका एक बहुत छोटा सा किस्सा है, आपके दर्शकों से साझा कर लेते हैं। जसदेव सिंह साहब जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आवाज़ हैं खेलों की दुनिया की ही नहीं, कमेंट्री की दुनिया की। उनका एक इंटरव्यू छपा था, धर्मयुग मैगजीन आया करती थी उस समय, कि नए कमेंटेटर्स को आगे आना चाहिए। मैं उस समय 16-17 साल का था, तो मैंने उनको लेटर लिख दिया और मेरी खुशकिस्मती थी, उनका आशीर्वाद था कि उनका जवाब आ गया मेरे पास कि आप आकाशवाणी जाएं, वहाँ अपना वॉइस टेस्ट कराएं। अच्छा। गया, शुरू किया वो सफ़र। हालांकि वो सफ़र वो शुरुआत थी, लेकिन एक्चुअल में जब मुझे ग्रेड मिला वो 15 साल बाद मिला। ओह, इतने साल हाँ, का। उस दौरान आकाशवाणी से मेरा सरोकार हो गया। मैं वहाँ कॉम्पेयर बना, एंकर बना, फिर न्यूज़ रीडर बना। तब जाके मैं इधर कमेंट्री का, चूंकि लगातार ऑडिशन देने होते थे, दुर्भाग्य ये रहा करता था कि उन दिनों फर्स्ट क्लास मैच की रिकॉर्डिंग दिल्ली भेजवाना पड़ती थी। अच्छा। फर्स्ट क्लास मैचेस भोपाल में होते नहीं थे, तो उसके लिए मुझे इंतज़ार करना था। 2002 में एक मैच इंदौर में हुआ, वो मैंने फाइनली उसमें एक रिकॉर्डिंग कराई, वहाँ से पास हुआ, फिर नेशनल ग्रेड मिला, वो क्रिकेट का ग्रेड मिला था नेशनल। अच्छा। उसके बाद हॉकी, फिर फुटबॉल। जो आपने बात कही 3 अलग अलग खेल, तो उसमें हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनके 3 अलग इन खेलों के वर्ल्ड कप करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अच्छा। वो मेरी खुशकिस्मती है, बड़ों का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा है। बिल्कुल। देखो, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये प्रदेश के बेताज बादशाह हैं और जिन्होंने 3 अलग अलग खेलों के वर्ल्ड कप को कमेंट्री की है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खास बात है, गौरव की बात है कि आज प्रशांत जी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रशांत जी, जैसे आपने बताया कि बहुत बचपन में आपने ये ख्वाब देखा था और लकीली आपको वो एक अवसर, हमने जाना कि आपके शुभारंभ की जो समय था कि वो आपको एक पत्र प्राप्त होता है और आपको एक दिशा मिल जाती है कि चलिए इस फील्ड में मुझे काम करना है। जब आप वर्ल्ड कप की बातें करते हैं और आप कह रहे हैं कि आपने 11 वर्ल्ड कप कमेंट्री करने का आपको मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो कैसे अपने आप को तैयार किया? तैयार करना बहुत बड़ा काम होता है। जैसे अभी मैं ये एपिसोड बना रही थी तो मैं देख रही थी मैं अपने आप को कितना तैयार करना पड़ता। वो बहुत बड़ा काम भी नहीं है, लेकिन काम है, चैलेंज है, क्योंकि आप बहुत सारे दर्शकों और श्रोताओं से जुड़ा करते हैं, उनको बेहतर तरीके से खेल की जानकारी दे सकें, खेल में क्या घट रहा है और कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उसमें मनोरंजन भी शामिल हो, हाँ। उसमें भाषा भी तथ्यपरक भी हो और कहते हैं विनम्रतापूर्ण भी हो, शालीनता भी हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, जो आपके संस्कार, जो आपको देश, परिवार और समाज से मिलते हैं, उनको आपको सामने लाना होता है। अच्छा। तो एक जवाबदारी एंकर की, कमेंटेटर की, प्रेजेंटर की ये बनती है कि उस भाषा का इस्तेमाल करें जो फाइनली ये तय करे कि यही सबसे बेहतर स्वरूप है प्रेजेंटेशन का। अच्छा। क्योंकि नेशनल चैनल पे कोई छोटा बच्चा जब आपको सुनता है तो वो मान लेगा जो आपने कहा वही शब्द सही है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही सही है जो आपने बोला है। हाँ। तो वो जवाबदारी बनती है। और दूसरी, खेल की नॉलेज होनी चाहिए। एक कोशिश होती है कि वो टेम्पो होना चाहिए कि जब बाउंड्री लगी है तो दर्शक या श्रोताओं को मालूम होना चाहिए इस समय खेल में कुछ विशेष घटा है। कि सिंपली उसने सिंगल लिया तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने शॉट खेला गेंद के 4 रन के लिए, तो वो 4 रन का जो उद्घोष होना चाहिए ना, उसमें एक मोमेंटम होना चाहिए जो थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए, वॉल्यूम से लेकर आपकी वॉइस क्वालिटी भी, तो वो जताता है कि हाँ कुछ अतिरिक्त हुआ है। रही बात पर्टिकुलर किसी वर्ल्ड कप की, जैसे हॉकी के मेरे हिस्से में 5 वर्ल्ड कप आए हैं, क्रिकेट के भी हिस्से में मेरे हिस्से में 5 वर्ल्ड कप आए हैं।
एक वर्ल्ड कप मैंने फुटबॉल का किया है, हालांकि एक वर्ल्ड कप मेरे पास वॉलीबॉल का भी आया है जो इंडिया में हुआ था, डश मारेंगे, है ना, शॉट्स अलग होते हैं, टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसका थोड़ा सा देखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर आप थोड़ी सी मेहनत मतलब करनी उस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा अध्ययन करना ही पड़ता होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मान भी रहे जी, हैं, जी। तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस हिसाब से आपकी तैयारियां वहाँ पे महत्व रखती हैं। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है इस फील्ड का? रोल मॉडल तो जहाँ हम काम करते हैं, जो साथ में काम करता है वही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन बेसिकली जसदेव सिंह, सुशील दोषी, अच्छा, जिनको मैं पसंद भी करता हूँ और उन्हें कमेंट्री में ईश्वर तुल्य मानता हूँ। ये दोनों किरदार ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्री को वो जामा पहनाया है जिन्होंने खेल को आगे बढ़ा दिया। क्रिकेट अगर जन जन में लोकप्रिय है तो उसके पीछे सुशील दोषी का बड़ा योगदान है, और हॉकी अगर दुनिया में लोकप्रिय है, हिंदुस्तान में लोकप्रिय है, हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय है, तो उसके पीछे जसदेव सिंह साहब का बड़ा योगदान है। हमें एक लाइन बोल के बताएंगे आप क्रिकेट मैच की, कोई ऐसी जो चौका लगा हो और आपने बेहतरीन, सब लोग अपनी सीटों से उठ जाए, अरे वाह चौका लग गया, ऐसी कोई एक लाइन बोलेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैच को जीतने के लिए भारत को आखिरी गेंद पर 3 रनों की दरकार है। बैटिंग कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, गेंद हाथ में है मलिंगा के, मलिंगा राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए आए हैं सचिन के लिए एक विशेष एंगल लेकर। सचिन को ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, गेंद को, गेंद गई है इसका लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उठ जाइए, तालियां बजाइए, 4 रन हो गए, इंडिया जीत गई। असल में विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो सामने घटता है उसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मलिंगा आमतौर पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन टफ पोजीशन में बैट्समैन को क्रैम करने के लिए, उसको रूम ना देने के लिए वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए और सचिन 4 रन मार सकते हैं किसी भी गेंद पर। बहुत बढ़िया। अब बताइए, चुनौतियां कौन कौन सी आपने सामना किया आज तक? चुनौतियां बड़ी हैं, चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं क्योंकि मैंने वो फेस की हैं, तो थोड़ा कहते हुए संकोच तो लगता है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। सबसे पहली बात तो भोपाल अपने आप में बहुत छोटा शहर कहलाता है। जब आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो भोपाल के व्यक्ति को बहुत साधारण तरीके से लिया जाता है, अवसर कम रहा करते हैं। वहाँ जाकर बड़े शहरों के लोगों के साथ तालमेल बैठाना, उनसे compete करना, उनके साथ उठना बैठना, वो थोड़ा सा मुश्किल रहा करता है। आपका अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं और चैलेंजेस ज़्यादा रहा करते हैं। अपने आप को साबित करने के अवसर ही कम मिला करते हैं, तो आप साबित कैसे करेंगे? तो जो मिला है उसे हासिल करना है। अगर मुझे ध्यान है, जब पहली बार मैं दूरदर्शन के लिए कमेंट्री के लिए गया था, तो उन्होंने पूछा क्या आप कमेंट्री कौन कौन सी करते हो, तो मैंने कहा क्रिकेट की कमेंट्री का हमारा पैनल डिसाइडेड है। मैंने कहा हॉकी, वहाँ बहुत कम कवरेज होता है, फुटबॉल वो भी बहुत कम होता है। फाइनली मैंने कहा सर, तो बाकी खेल तो इतने कुछ नॉलेज में नहीं है। उन्होंने बोला टेबल टेनिस कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। वो पहला मेरा ऐसा था जहाँ मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन फाइनली टेबल टेनिस मुझे मिला। ईश्वरी कृपा है कि टेबल टेनिस में मैं एक ठीक ठाक कमेंटेटर के तौर पर जाना चाहता हूँ एज ए हिंदी कमेंटेटर। वो टेबल टेनिस का सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2008 में, और टेबल टेनिस के लिए मैंने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, देश की करीब 7 से 8 नेशनल चैंपियनशिप, जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होती है, ये करने का सौभाग्य। तो कई लोग तो मुझे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के मुकाबले टेबल टेनिस का कमेंटेटर मानने लगे हैं, क्योंकि वो चैलेंज मैंने बड़ी विषम परिस्थितियों में एक्सेप्ट किया था। तो कई बार मुश्किल परिस्थितियों में जो आप एक्सेप्ट करते हैं ना, वो बड़ा काम कर जाता है। आज भी टेबल टेनिस के खिलाड़ी, हम हमेशा कहते हैं कि जो मौके पे अवसर तलाश ले वो खिलाड़ी बनता है। आपदा में अवसर जो लेते हैं, जो प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं, आपदा में मिला अवसर आपको वाकई बड़ा बना देता है। अब ये बताइए कि कोई रोचक किस्सा जो आपके रोंगटे खड़ा कर दिया, जिसने आपकी आंखें नम कर दी हो, या जिसने आपको खुशी से पागल कर दिया? कई ऐसे किस्से हैं। बतौर कमेंटेटर अगर मैं बात कहूँ तो एक मैच था, इंडिया और पाकिस्तान डेविस का मुकाबला खेल रहे थे, और उसमें बेस्ट ऑफ 5 होता है वो। एक डबल्स होता है, 2 सिंगल्स होते हैं, उसका रिवर्स सिंगल्स होता है। तो इंडिया ने 2 मैच जीत लिए थे। उसके बाद डबल्स हार गए थे और सिंगल्स हार गए थे। तो 2-2 की बराबरी थी।
फाइनल जो डिसाइडर होना था वो रिवर्स सिंगल्स का होना था। अच्छा। और इंडियन टीम के पास जो खिलाड़ी थे वो सख्ते में थे। लेंडर पेस उस समय इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे, लेकिन वो डबल्स खेल रहे थे। उस समय लेंडर पेस ने कहा कि पाकिस्तान को हराना है तो मैं सिंगल्स खेलूंगा। उन्होंने सारे कयास दरकिनार लगाए रखे और फाइनली खुद डिसाइड किया वो सिंगल्स खेलेंगे। लेंडर पेस ने पिछले 5 सालों से सिंगल्स नहीं खेला था, वो सिर्फ डबल्स खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने सिंगल्स खेला और फाइनली पाकिस्तान को सिंगल्स में, रिवर्स सिंगल्स में हराया। भारत ने डेविस कप का वो मैच जीता। वो अद्भुत इसलिए था कि सिंगल्स लेंडर पेस खेल नहीं रहे थे, पाकिस्तान को हराना था, 2-2 की बराबरी थी, 5वां डिसाइडर था और वो लेंडर ने जिस तरीके से जीता है। लेंडर ने आंद्रे अगासी के खिलाफ अटलांटा ओलंपिक में मैच खेला था, वो अद्भुत था। ऐसे कई मैच हैं। एक मैच था जिसमें साइना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही थी लंदन ओलंपिक का, जिसकी कमेंट्री मैं कर रहा था। वो मैच खेलने के बाद साइना का ब्रॉन्ज मेडल एटलीस्ट फाइनल होता, मेडल तय होता। उस मैच में भी साइना जिस तरीके से खेली है वो यादगार था। लेकिन लेंडर का मैच मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो खिलाड़ी जो पिछले 5 साल से जिस गेम को खेल नहीं रहा था, वो गेम खेला उसने, वो पर्टिकुलर इवेंट खेली और मैच जीता। और पाकिस्तान जैसी जहां दबाव बहुत ज्यादा दबाव वहां जीता था। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। मतलब आप बोल रहे हैं मेरे अंदर बिल्कुल वो जो कहते हैं ना रोए वो हो रहे हैं कि अरे बाप रे क्या क्या हुआ होगा उस वक्त। आपने तो आंखों से देखा और उसके बारे में बखान किया है, तो बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति आवाज़ की दुनिया से जुड़ना चाहता है या जुड़ा हुआ है या जुड़ने वाला है, उसके लिए कोई छोटी सी टिप देना चाहेंगे जिससे वो अपने काम को बेहतर कर सके? पहले तो जोश और जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 5-6 चीज़ों में एक साथ चले जाएं, जो पसंद आए वो चूज़ कर लें, या ये भी थोड़ा कर लें वो भी थोड़ा कर लें, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको डिवोटी होना पड़ेगा पर्टिकुलर एक विधा में। अगर आप आवाज़ की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो अपना उच्चारण से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब सुधारना होगा, लोगों को पसंद आए। पहले तो आप ये सोचिए जो आप किसी से नहीं सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाना भी नहीं है। लोगों को जो पसंद आए वो आपको बताना है, उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। वॉइस के लिए कोई मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जैसे संगीत की दुनिया में आपको गाने के लिए रियाज करना होता है दुनिया भर का, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये विधा उतनी मुश्किलों भरी नहीं है एंकर बनना। सिर्फ आपको अपने शब्दों को संभालना है, शब्दों को सही तरीके से बोलना है, उनका संगठन, उनका गठन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सेंटेंस शुरू हो वो ख़त्म भी सही तरीके से हो, उच्चारण आपका ठीक हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आती है तो जैसा हमने सीखा है, अगर आप आवाज़ को और उच्चारण को बेहतर करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं, अंग्रेज़ी हो अंग्रेज़ी, हिंदी हो हिंदी, न्यूज़पेपर आप तेज़ पढ़ें, थोड़ा सा खुद बोलें, खुद समझें कि कहाँ उच्चारण सही है और हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये तरीका एक साधारण इंसान को एक अच्छा अनाउंसर बना सकता है। हमने भी इसी तरीके से, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से की है, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस आते ही हैं न्यूज़पेपर में, तो उसी से प्रैक्टिस किया करते थे और अपनी गलतियां पकड़ते थे कि कहाँ पे हमें कहाँ शब्द गलत बोले, कहाँ मात्रा गलत लगाई हम लोगों ने, वो चीज़ हमने करते थे। पर ये गायकी की दुनिया से इसका कोई रिलेशन नहीं है। गायकी की दुनिया के लिए मेरे जैसे लोग बिल्कुल काबिल नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने अलग अलग खेलों की दुनिया के वर्ल्ड कप किए हैं, कमेंट्री की है, समाचार पढ़े हैं, एंकरिंग की है, कभी आपको पता था कि एडशॉप प्रोडक्शन हाउस का एक शो आएगा आवाज़ से आगाज़ में आपको आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मैं आज बहुत सम्मानित हूँ कि अंजना मेरे साथ हैं, दिलीप भदौरिया साहब की टीम की वो ख़ास हैं और आप लोगों की टीम बड़ा काम कर रही है। मेरा तो हमेशा से मानना है कि व्यक्ति को उसका सम्मान देना, उसको उसका हक दिलवाने के बराबर होता है। किसी भी व्यक्ति को, छोटा बच्चा हो परिवार में, उसकी भी अगर पीठ आप सही समय पर थपथपा दें तो बड़ा आदमी बनने की काबिलियत पा लेता है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुशी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें थोड़ा और बैक मिलता तो हम थोड़ा और बेहतर कर जाते। तो बैक सपोर्ट मिलना चाहिए हर तरीके से। मेरे तो आशा ही वो कुंजी है जो हर ताले की चाबी खोलती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो आशा करते चलिए, कुंजियाँ लगाते चलिए, ताले खोलते चलिए, सफलताएं तो मिलेंगी, ये तय है। आप भी हमारे प्रोग्राम में यूं ही बने रहिए, ये भी तय है। नमस्कार।